CV chapter unit and dimension। कौन सा था? 10 नंबर और 12 और इतने तो बना ले है ना। और बस दो ही ना। चलो देखो, चलो नंबर 10। The height of mercury column in barometer in Calcutta laboratory was recorded to be 75 centimeter। क्या है? बैरोमीटर देखे हैं? यस मतलब चलो कहाँ मिल गया था? लैब में मिला था। कौन सा लैब में? फिजिक्स लैब में। ये क्या है? कंटेनर है। कंटेनर में क्या है? मरकरी है। मरकरी एक ट्यूब है पतला इन्वर्टेड। ये है बैरोमीटर। क्या करते हैं इससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। बैरोमीटर एक डिवाइस है जिससे क्या मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। चलिए तो यहाँ Hg है। इसमें क्या है? Hg। ये कितना रेट कर गया? 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द प्रेशर इन SI and CGS यूनिट यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मरकरी। स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ये रेशियो होता है किसका किसका? डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो ये रेशियो निकलता है और इस रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। नहीं तो ये है, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? 13 अगर हम यहां से निकाल दे Hg का डेंसिटी कितना हो जाएगा? 13.6 गुना डेंसिटी ऑफ वाटर। 13.6 गुना डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हो जा रहा है। और देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना है ना? ये होता है 1000 SI यूनिट में kg पर मीटर। जी का वैल्यू दिया हुआ कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर की एक फार्मूला दिया हुआ कितना? रो जी एच। रो किसका? Hg का। डेंसिटी किसका? Hg का। तो प्रेशर का एक फार्मूला नहीं, फार्मूला दिया हुआ है रो जी एच। इस फार्मूला को हम लोग डेराइव करेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स 1। चलिए अब बोला जा रहा है एसआई यूनिट में प्रेशर का वैल्यू निकाल दीजिए। इन एसआई यूनिट एस प्रेशर का वैल्यू कितना? रो जी एच। प्रेशर का डेंसिटी कितना अभी निकाले थे? 13.6 गुना डेंसिटी ऑफ 13.6 गुना डेंसिटी ऑफ वाटर गुना जी गुना एच। अब वैल्यू करने जा रहा है 13.6 डेंसिटी वाटर का कितना? 10 के पावर 3। जी का वैल्यू कितना? 9.8। एच का वैल्यू 75 सेंटीमीटर। मीटर में बदल दिए, सब एसआई यूनिट में बदल दिए, आ गया वैल्यू इतनी।
सबको गुना कर दिए तो आ गया नियर अबाउट। यूनिट क्या होता है प्रेशर का? प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। न्यूटन पर जीएस यूनिट किसमें? एन सी जी यूनिट। सीजीएस यूनिट में क्या होगा? प्रेशर कितना? यही रो जी एच। रो हो गया 13.6 गुना रो डब्ल्यू जी एच। अब वैल्यू लिख देते हैं। ये आ गया 13.6। डेंसिटी वाटर का ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस में लिख रहा है गुना, ये तो हो गया जी का वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना एच का वैल्यू 75 सेंटीमीटर। सब लिख दिए सीरीज में। गुना करेंगे आ जाएगा वैल्यू नियर अबाउट 10 के पावर। यूनिट हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा समझ में? तो प्रेशर निकालना था, प्रेशर निकाल दी। चलिए लिख सकते हैं। फिल करें। चलिए चेंज किया जाए। करें चेंज।
चलो देखो, क्या इतना पुराना बुक कहाँ से लाया? 15 साल से पढ़ रहा है सब लोग। चलिए, और नंबर है, नंबर 12 है। 12 नंबर। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेज इज 100 मिनट। ये है 100 मिनट। बोला जाए जा रहा है इसमें कि इंडियन कॉलेज में जो प्रैक्टिकल का पीरियड होता है वो कितना होता है? 100 मिनट होता है। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरी। इस टाइम को किसमें बदल देना? माइक्रो सेंचुरी में। कितना माइक्रो सेंचुरी दिया हुआ है नीचे? 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल टू 10⁻⁻6 गुना 100। इतना क्या? ठीक है, नहीं कितना होगा? गुना कर दिए 10⁻⁻4। यही ना। एक ईयर में कितना माइक्रो सेंचुरी? या ऐसे बदल दीजिए इसको, 10⁻⁻4 हो गया ना। ईयर को मिनट में बदलता है, किसमें बदलता है? मिनट में। एक ईयर में कितना डेज? 365 डेज। और एक डे में कितना आवर? और एक आवर में कितना मिनट? तो एक माइक्रो सेंचुरी में कितना मिनट? अब आप बदल दीजिए इसको, 1 मिनट इक्वल टू 1/365 गुना 24 गुना 60 गुना 10⁻⁻4। ये क्या है? माइक्रो सेंचुरी। समझ में? एक माइक्रो सेंचुरी में इतना ईयर दिया था तो हम बदल लिए 1 मिनट में कितना माइक्रो सेंचुरी। इधर कर दिए 1 मिनट, तो ये सब इधर जाकर डिवाइड हो गया। अब देखिए इसे कर लेते हैं 100 मिनट। तो 1 मिनट में कितना माइक्रो सेंचुरी? तो इतना 1/365 गुना 24 गुना 10⁻⁻
गुना इतना क्या, माइक्रो एन, यही आंसर जो आ जाए यही। चलिए अब निकालिए चैप्टर फैक्टर। उसमें कोई कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा पूछना था? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, 17। चैप्टर 72, क्वेश्चन नंबर 12, 16, 17 और कोई? चलिए 12 से ही शुरू करते हैं। एक है रेगुलर हेक्सागन। क्या है? रेगुलर हेक्सागन। ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6। एरो दे दे रहे हैं ऐसे। ए एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर A2, तीसरा A3, A4, चौथा A4, A5, पांचवा A5, A6, छठा रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड है, 6 वेक्टर।
लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1 B ये रेगुलर हेक्सागन है तो साइड सब सेम होगा। हम मान लेते हैं, क्या साइड को मान लेते हैं, साइड सब क्या होगा, सेम होगा। राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर represented by 6 sides taken in order. Use the fact that the resultant of these 6 vectors is 0. Prove that cos 0 cos pi by 3 is equal to 0. अब प्रूव कर देना है हमें। चलिए देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माना हुआ है, हम सब 6 वेक्टर को लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, A1 A2 वेक्टर को क्या लिख, A1 A2 को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ऐसा है। हम इसको और लिखने जा रहे हैं कॉस और साइन में, कंपोनेंट के फॉर्म में। ए कॉस 0i प्लस ए साइन 0j, एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है, कंपोनेंट ऐसा। कॉस 0 1 साइन 0 0 आ गया वही। नहीं, इसमें कितना एंगल होता है, ये सब एंगल होता है 120। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। A2 A3 को क्या लिखेंगे, A2 A3 लिखेंगे A cos 60i प्लस A sin 60j, A cos 60 प्लस A sin 60। हो गया। आगे चलें, A3 A4 किससे एंगल, एक्स एक्सिस से। यहां देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे करेंगे, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, पूरा 120। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 120। तो A cos 120 प्लस A sin 120। A3 A4 को भी लिख दिया। अब लिखने जा रहे हैं A4 A5, कौन बतलाइएगा। किधर हो गया देख रहे हैं, फिर इसमें 60 60 और फिर 60 और बढ़ेगा तो 180 हो जाएगा। इसको लिखने जा रहा है A cos 180, 180 को पाई लिख सकते हैं या 3 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। हो गया। फिर A5 A6, ये 0 डिग्री बना रहा था, ये 60, ये 120, ये 180, फिर इसके लिए ये 60 और बढ़ा दीजिए। नहीं देख रहे हैं, यहाँ ये 0 है, 0 के बाद पाई बाई 3, पाई बाई के बाद 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। अब और कौन सा, A6 A1, A6 A1 कितना एंगल बनाएगा, और 60 जोड़ दीजिए इसमें, तो A cos 5 पाई बाई 3 प्लस A sin 5 पाई बाई 3, है ना। तो ऐसा ये जोड़ दी तो हो गया, 6 वेक्टर हो गया, 6 वेक्टर हो गया। अब सबका देखिए क्या लिखने जा रहा है रिजल्टेंट। कहां से शुरू करें, A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6, उसके बाद A6 A, सबको जोड़ दे रहे हैं, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सबको जोड़ दे रहा है, कितना मिलेगा। अब इसको लिखने जा रहा है, सबका आई कंपोनेंट जोड़िए, एक्स कंपोनेंट, सबको कौन सा कंपोनेंट जोड़ रहे हैं, एक्स कंपोनेंट, तो लेके लिखने जा रहा है। ए
कॉस 0 प्लस कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस प्लस कॉस प्लस कॉस प्लस कॉस। देखिए तो 6 टर्म हो गया इतना आई प्लस अब साइन वाला कंपोनेंट ए साइन 0 साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन इतना जे इक्वल टू क्या था 0 0 को लिखने जा रहा है 0 आई प्लस 0 क्या कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ आई का कोफिशिएंट और जे का कोफिशिएंट इक्वेट करने जा रहा है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट equating the coefficient of I and J in both the sides। चलिए करिए x कंपोनेंट कितना है a तो हो गया cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस डॉट 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 cos 5 पाई बाई 3 बराबर कितना 0। हमको लाना भी तो यही था ये लाना था ना साइन वाला भी 0 आ जाएगा लेकिन हमको यही करना था हेंस तो आया समझ में कि नहीं आया बहुत सिंपल था नहीं। वो अपने आप सोल्व करेगा ना जैसे cos 90 से बड़ा है तो कंपाउंड एंगल है ना वो अपने आप नेगेटिव है।
चलिए चेंज करें। सेवनटीन नंबर, 17 था, 16, 16 और 17। चेंज करें। If ABC are mutually perpendicular, A, B, and C are mutually perpendicular, so that C cross A cross B is equal to 0। चलिए देखें, हम मान लेते हैं, देखें एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए को कैसा मान ले, आई, बी को कैसा मान ले, सी को कैसा मान ले। देखिए ध्यान से, तीनों आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। आई जी मान लिए कि परपेंडिकुलर है, तो अब करने जा रहे हैं सी क्रॉस, इसका वैल्यू क्या करना, 0 प्रूव करना है। रखिए वैल्यू सबका, सी का वैल्यू क्रॉस आई क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस जे के क्रॉस के, ये प्रूव हो गया। हो गया। अब पूछा जा रहा है इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इसका उल्टा सही हो सकता है। उल्टा इसका क्या है, अगेन इफ सी
क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, देन ए बी एंड सी आर mutually perpendicular to each other. क्या सही है? यही पूछा जा रहा, क्या इसका रिवर्स भी सही है? अब देखिए, अगर हम ए ऐसे ले लें, बी कैसे ले लें? क्या दोनों परपेंडिकुलर दिख रहा है, ए और बी? नहीं दिख रहा। ए क्रॉस बी किधर? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए प्लस बी नहीं पूछ रहा, ए क्रॉस बी पूछ रहा है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए के तरफ हाथ रखेंगे, बी के तरफ घुमाएंगे, किधर आ गया? आउटपुट। ए क्रॉस बी ऐसे आ गया। नहीं, ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है। अब सी को किधर मान लिए? इधर परपेंडिकुलर। सी को मान लिए किधर? परपेंडिकुलर। किस पे परपेंडिकुलर? ए पे बी पे। अब सी को करवाएंगे क्रॉस, नहीं, अगर इसका वैल्यू अब निकालेंगे तो सी ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सी अगर इधर मान ले तो सी भी इधर, ए क्रॉस बी भी इधर, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो दोनों का क्रॉस कैसा? 0। तो ये तो 0 हो गया, लेकिन तीनों परपेंडिकुलर है नहीं, तो इसका उल्टा सही नहीं है। तो आंसर हो गया, यानी ये 0 होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि तीनों परपेंडिकुलर ही हो, नहीं परपेंडिकुलर रहने पे भी 0 हो जा रहा है। यही है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? 17।
17 में ए पार्टिकल मूव ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड भी। एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन के एलोंग मूव कर रहा है। चलिए ये मानते हैं, ये है एक स्ट्रेट लाइन, यही एक पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। At a certain time, it is at a point P on its straight line. इसी टाइम पे ये कहाँ पे है? चलिए अब आप आगे देखते हैं। ओ इज ए फिक्स पॉइंट। ओ कहीं क्या मान लेते हैं? फिक्स पॉइंट। वो क्या मान लेते हैं? अब एक्स एक्सिस बाई एक्सिस मान लेते हैं। बाई एक्सिस ऐसे, एक्स एक्सिस ऐसे। वो एक फिक्स पॉइंट है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस मान लेते हैं। So that OP cross V is independent of the position of P. आपको प्रूव करना है OP क्रॉस V क्या होगा? पॉइंट P के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आइए देखिए, ये है OP और ये है V। OP क्रॉस V निकालना है। क्या निकालना है? OP क्रॉस V। OP बतलाइए कितना? ऐसा लिख सकते हैं, ए मान लीजिए x, ए मान लिए y और ए मान लिए कुछ b। OP अभी कितना है? V है, V आई। OP क्रॉस V एक्स आई प्लस बाई जे क्रॉस। चलिए कितना आ गया? आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस की प्लस माइनस। चलिए तो ये आ गया ओपी क्रॉस भी माइनस बाई का वैल्यू कितना? बी, बी भी है ना। चलिए कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। मान लीजिए अब आ गया पी डैश। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल चल रहा है उस स्ट्रेट लाइन पे, कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे भी किधर? यहाँ पे ओपी डैश का दो कंपोनेंट, एक एक्स और दूसरा ओपी डैश कितना? एक्स डैश प्लस वाई डैश कितना? भी आई। ओपी डैश क्रॉस भी कितना? आई क्रॉस आई फिर 0, जे क्रॉस आई माइनस बाई डैश भी क्या आ गया? माइनस बाई डैश का वैल्यू बी। दोनों को ध्यान से देखिए, सेम ही आ गया या अलग आ गया? सेम ही आ गया। इसका मतलब ओपी क्रॉस भी, ये आ गया ओपी डैश क्रॉस भी। सेम ही आ गया ना, हर बार सेम ही आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि ओपी क्रॉस भी क्या हो गया? कांस्टेंट। हेंस ओपी क्रॉस भी इज independent of the position P। कह सकते हैं ओपी क्रॉस भी पॉइंट पी के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए लिख सकते हैं।
चेंज करें? चलो लिखो। चलो मोशन निकालो तो। मोशन डीपीएस थर्ड। नंबर फोर्थ, मोशन डीपीएस थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर डीपीएस थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ दिया हुआ है, किसके बीच? काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच। क्या दिया हुआ है? ग्राफ। किसके बीच? काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच। क्या पूछा जा रहा है? The kinetic energy of a body moving along the straight line varies with time as shown in the figure. The force acting on the body. क्या दिखाया गया है? काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ नहीं, तो हमें क्या निकालना? एक मास है। क्या है? मास। मास चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा कुछ, और वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। चलिए देखिए इक्वेशन क्या दिख रहा है? y बराबर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? वैसा। तो अब देखिए इसको लिखते हैं। y के बदले क्या है? मास का। m क्या है? मास नहीं है, स्लोप है। m क्या है? स्लोप। और x के बदले m यहाँ स्लोप है, और स्लोप क्या है? चलो अब आगे करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? यही ना। तो ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कीजिए। क्या करिए? डिफरेंशिएट। किसको? आप m क्या कर दिए? डिफरेंस। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। तो m/2 भी स्क्वायर का कितना? 2v गुना dv बटा बराबर m t का कितना? 1। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर दिया? डिफरेंशिएट। मास गुना एक्सेलरेशन क्या हो गया? फोर्स। ये ना आ गया। तो फोर्स बराबर कितना आ गया?
मास नहीं है, ये स्लोप है। तो फोर्स क्या आ गया, खोजिए ऐसा कौन सा, डी, है समझ में। एम क्या है, कांस्टेंट स्लोप। कहाँ पे मास गुना टी है, टी का लिखे हैं। एम बाई टू लिख दिए ना, डी स्क्वायर का क्या होता है, टू भी है गुना डी भी बटे टी। मास कांस्टेंट होता ही है उसमें क्या दिक्कत। चलिए नेक्स्ट नंबर 5। करें, चलो देखो क्या, एक फिर से ग्राफ दिया हुआ है, किसके बीच, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच। चलो, एक्सीलरेशन वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच ग्राफ है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो आपको स्लोप खींचना है, किस ग्राफ में, आपको स्लोप निकालना है किस ग्राफ में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में स्लोप निकालना है। स्लोप समझते हैं पहले, किसको बोलते हैं, डी वाई बटा डी एक्स को बोलते हैं। बाई के बदले क्या है, भी, और एक्स के बदले क्या है, यही निकालना है, डी भी बाई डी एक्स निकालना। आ रहा है समझ में, क्या निकालना है, दिया हुआ क्या है देखो, बाई बराबर कितना सुना है, एम एक्स, बाई के बदले क्या है, एम, एम क्या है, एम रहने तो स्लोप है, एक्स क्या है, भी, ग्राफ दिया हुआ है ना, कैसा दिया हुआ ऐसा। चलो यहाँ एम, एम क्या है, स्लोप, स्लोप क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल, किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। चलो ए को क्या लिख सकते हैं, भी को क्या लिख सकते हैं, चलो dt dt कैंसिल हो गया, dx बटा dt को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ गया,
एम क्या है? कांस्टेंट है। पूछा क्या जा रहा था? यही पूछा जा रहा था, यही पूछा जा रहा था ना। कौन सा ऑप्शन? सी। चलो नंबर कौन सा? 6। चलते हैं। क्या दिया हुआ है देखो तो। एक ग्राफ दिया हुआ है, किसके बीच? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच। वेलोसिटी का यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। एक ऐसा है, यहाँ पे ए है 10 और यहाँ पे है ए 10। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। ड्रा करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ। इसको देख के खींचना है। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी वर्सेस एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। ये ग्राफ खींच देना है, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कैसे खींचा जाए। क्या बोला? चलो देखो अब इधर स्ट्रेट लाइन है, स्लोप लिख सकते हैं। स्लोप का वैल्यू कितना? टेन थीटा बराबर एम बराबर स्लोप आ गया 1045 ना। 1045 कितना? कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया। y बराबर कितना? y के बदले m के बदले x के बदले v बराबर ये दिया हुआ है। निकालना किसके बीच है? एक्सीलरेशन पहले निकालिए, एक्सीलरेशन पहले निकालिए। कैसे निकलेगा? एक बार डिफरेंशिएट कर दें। ये आ गया a बराबर कितना? जी, a बराबर कैसा ग्राफ? कितना एंगल? स्लोप बना है नहीं? यही ग्राफ यही है ना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेटिव मोशन। चलिए इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, that is called relative velocity. Time rate of change of relative time rate of change of relative position, that is called the relative velocity. Time rate of change of relative position, that is called relative velocity. चलिए, derivation in a relative motion. डेरिवेशन इन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं? डेरिवेशन करते हैं। क्या है डेरिवेशन? देखिए, एक्स एक्सिस, ऑरिजिन, बाई एक्सिस। दो पोजीशन लिए, ए और बी। क्या लिए? दो पॉइंट ए और बी। इसको मिला देंगे तो ये आ जाएगा, ए हो गया ए और ये है आर ए, ये है आर बी। इसको बोलते हैं ए बी वेक्टर, इसको लिखते हैं एस। बाई ट्रायंगल ला कौन है रिजल्टेंट? बाई ट्रायंगल ला ओ बी है रिजल्टेंट। ओ बी बराबर ओ ए प्लस, यहां से लिखने जा रहा है ए बी बराबर, क्या लिखने जा रहा है? ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस, अब इसको और लिखने जा रहा है। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, दोनों को सेम है। ओ बी को लिख सकते हैं ऐसा, और ओ ए को, इसको पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। ए जो है आपका ए बी या आर बी है, दोनों क्या है? सेम है। और इसको पढ़ते हैं पोजीशन
ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बी वेक्टर को क्या पढ़ते हैं? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या लिखते हैं आर बी ए। चलो लिखते हैं। चेंज करें?
चलिए इसमें देखिए क्या एक फार्मूला हो गया। फार्मूला हो गया कुछ ऐसा, क्या पढ़ेंगे इसको, R12 है, क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ क्या नाम है इसका, पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। इसका देखो ना क्या नाम है, RBA, क्या नाम है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। पोजीशन ऑफ वन, पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ गया, बराबर पोजीशन ऑफ वन माइनस पोजीशन ऑफ टू, है ना। पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू बराबर पोजीशन ऑफ वन माइनस पोजीशन ऑफ टू। एक बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट। चलो करो, क्या मिलेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू बराबर वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू बराबर वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू। और एक बार डिफरेंशिएट करें, एक्सीलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू बराबर एक्सीलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ, एक्सीलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ टू। चलो लिखिए, फार्मूला आ गया, पोजीशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू दैट इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ वन माइनस पोजीशन ऑफ, उसी से वेलोसिटी में और उसी से एक्सेलरेशन में रिलेशन निकल गया। नहीं, जहां कहीं भी रिलेटिव मोशन होगा तो ये फार्मूला यूज आएगा। ये फार्मूला किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म, ये फार्मूला वेक्टर फॉर्म में है। चेंज करें, जैसे लिखना रहेगा वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू बराबर वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ, क्या ऐसा नहीं लिख सकते, तो स्केलर फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जाता, नहीं, वेक्टर फॉर्म में हमेशा यूज करते। अब चलो देखो एप्लीकेशन देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ये आदमी इधर चल रहा है कितना से, ये आदमी इधर चल रहा है कितना से, V1 V2 और चलो V1 को लिखो, V1 V2 को लिखो, V2
क्या कोई दिक्कत? v1i और दूसरा माइनस v2i। अब देखो हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। क्या फार्मूला? वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ वन, बोलिए v1i माइनस इसका वैल्यू क्या आ गया? v1 प्लस, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया? दोनों आदमी अपोजिट चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? v1 प्लस v2। चलिए लिखिए। कहाँ कलर फॉर्म में लिखा? कहाँ का दिख? यहाँ पे इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लिखो ना, मैग्नीट्यूड बराबर इसका मैग्नीट्यूड। रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? v1 प्लस v2। जहां दो अपोजिट है डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना? v1 प्लस v2। चलो चेंज करें। दूसरा एग्जांपल, जब दोनों आदमी किधर चल रहा है? सेम ही डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन ये चल रहा है इधर, और ये चल रहा है इधर। v1 कितना? v2 कितना? v2 आई। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू बराबर वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ वन कितना? माइनस क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना? v1 माइनस v2।